Hello students, I am Roli. Today's topic is gravitation. Gravitation हिंदी में इसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ग्रेविटेशन। जब आपको हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया था तो इंट्रो दिया था उसका पूरा, तो जितने टॉपिक आपके उसमें इंक्लूड थे वो सारे टॉपिक थे, तो इसमें लास्ट टॉपिक है ये। बट ये आईसीएसई बोर्ड की बुक के अनुसार तो लास्ट टॉपिक है, लेकिन इस सीबीएसई या एनसीईआरटी की बुक में ये एक नया चैप्टर है। नया टॉपिक ही नहीं, नया चैप्टर है उनका। 10th चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो आपको ग्रेविटेशन पढ़ना है, टॉपिक कैसा भी हो, नया चैप्टर हो या उसी चैप्टर में टॉपिक हो, तो आपको आज ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण, इसका अगर हम इसको ब्रेक करें वर्ड को, ग्रेविटेशन को गुरुत्वाकर्षण हिंदी में, तो गुरुत्व आकर्षण, गुरुत्व प्लस आकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स, वो अट्रैक्शन फोर्स जो गुरुत्व यानी कि ग्रेविटी के कारण हो रहा है, लगता है, वो कहलाता है गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स कहलाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स अब ये कैसे और कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो आपको ये मालूम है कि पृथ्वी हर एक चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। कोई भी चीज अगर हम वर्टिकली अपवर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टिकली अपवर्ड, बहुत समय से पढ़ चुके हैं, इन एक बार फिर हम रिवाइज करते हैं, रिपीट कर रहे हैं कि वर्टिकली अपवर्ड इट मीन्स ऊपर जाना, कोई भी चीज ऊपर फेंकी जाती है, और वर्टिकली डाउनवर्ड इट मीन्स नीचे आना, यानी कि कोई भी चीज, कोई भी पत्थर या कोई भी बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उछाला जाता है तो वो वापस फिर अपनी जहां से चला था वहीं पर आता है। अगर हमने अपने हाथ में उसको कैच किया है तो वो हमारे हाथ में आता है, और नहीं वो अगर नीचे से उसको उछाला गया तो वो वापस नीचे ही आता है। और फ्री फॉल, अगर ऊपर से किसी चीज को फेंका जाता है तो वो नीचे आती है। तो हर एक चीज नीचे ही क्यों आती है, इसका कारण, इसका आंसर है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो पृथ्वी में जो अट्रैक्शन फोर्स है पृथ्वी का, उसके कारण वो अट्रैक्शन फोर्स ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। और बाकी सभी चीजों में अपने मास के कारण, अपने मास यानी कि उसका जो द्रव्यमान है, आपको हिंदी में मास को द्रव्यमान कहते हैं, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मास एंड वेट डिफरेंस, मास एंड वेट डेफिनेशन, डिफरेंस, कंपैरिजन, सब कुछ बताया है पिछले वीडियो में, तो उसको आप सुनिए और आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो मास के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, वस्तुएं मास के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और चीज को, किसी भी वस्तु को जो ऊपर या ऊपर से फेंकी जाती है या ऊपर को फेंकी जाती है, वो वापस नीचे आती है। दोनों ही कंडीशन में वो नीचे आती है, और वो नीचे क्यों आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ये तो था ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन, गुरुत्वाकर्षण का। अब हम आते हैं टॉपिक पे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि सार्वत्रिक नियम। यूनिवर्सल मतलब जो संपूर्ण रूप से उचित है, यूनिवर्सल जो सब जगह लागू है। ये नियम ये नहीं है कि कहीं पे होगा लागू और कहीं पे नहीं होगा, ये सब जगह, यूनिवर्स में सब जगह जब कोई चीज लागू होती है तो उसको यूनिवर्सल कहते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो सब जगह पे लागू होता है कहलाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसको किसने प्रोड्यूस किया और किस तरह से किया, और इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या चीजें उसमें होती हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the force of attraction between the two particles because of their masses is called gravitational force of attraction. Force of attraction between two particles, दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है
वो किसके कारण होता है? मासेस के कारण होता है। बिकॉज ऑफ देयर मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के लिए, कि इसका मैग्नीट्यूड वो फाइंड आउट करने के लिए सर आइजैक न्यूटन गेव अ लॉ, उन्होंने एक लॉ दिया। उन्हें और भी बहुत कुछ दिया है, तो अभी हम पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ मोशन। तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने न्यूटन वो लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के लॉ, न्यूटन्स लॉ, तो सर आइजैक न्यूटन ने गेव अ लॉ नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि जो उन्होंने नियम दिया वो उन्हीं के नाम पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे न्यूटन के 3 नियम उन्होंने दिए, 3 नियम जो अभी अभी हमने पढ़े, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो अब उससे आगे उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन के अनुसार द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू पार्टिकल्स, अभी हमने बताया कि 2 पार्टिकल अगर लिए जाएं तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किन बातों पे डिपेंड करता है, किन चीजों पे, किन मुद्दों पे डिपेंड करता है। तो एक्टिंग बिटवीन द 2 पार्टिकल इज, फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। आपको मालूम है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इट मीन्स अनुक्रमानुपाती। और सेकेंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको ये भी मालूम है कि उसका भी साइन उसी तरह बनेगा जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बनता है, बट रिलेशन इज चेंज्ड। ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड सेकेंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। किन किन चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि 2 चीजें हैं तो दोनों के मास, एक का मास अगर सपोज दैट हमने m1 लिया और दूसरे का m2 लिया है, तो m1 और m2 तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो सपोज दैट अगर हम एक उसका जो हमने वो लिए हैं पॉइंट्स, तो पार्टिकल्स जो पार्टिकल लिए हैं तो उसका एक का मास m1 है और दूसरे का m2 है, तो उनका प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 मल्टीप्लाइड बाई m2, ये दोनों का प्रोडक्ट कहलाता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एंड सेकेंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको बताया साइन वही रहेगा जो अनुक्रमानुपाती का होता है। अनुक्रमानुपाती हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं और इंग्लिश में उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी दिखाई मैंने शो की है यहाँ कि एक पार्टिकल इधर से है, एक पार्टिकल इधर, दोनों के बीच की दूरी, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, दोनों के बीच की दूरी जो है वो r ली गई है। और जब वो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हो ग्रेविटेशन, तो उनके बीच की, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर उनके बीच की दूरी r है, तो वो फोर्स जो एक दूसरे पे अप्लाई करेंगे, तो फोर्स m1 जो लगाएगा m2 पे, वो F12 यानी कि 1 लगाएगा 2 पे, और जो m2 लगाएगा m1 पे तो 2 1 यानी कि m2 जो फोर्स लगा रहा है वो m1 पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, आपको आइडेंटिफाई करना है कि दोनों के बीच का फोर्स कितना है। तो फोर्स के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड सेकेंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच का डिस्टेंस r है, उसका स्क्वायर, और वो इनवर्सली है, तो इनवर्सली का मतलब हो जाता है 1/r²। मतलब कोई भी रिलेशन, और इसको भी मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ जब मैंने F = m × a, इट मीन्स न्यूटन सेकेंड लॉ
समझाया था उसमें। तो द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, जो दो पार्टिकल को लाइन ज्वाइन कर रही है, ये जोड़ रही है, इनके बीच का फोर्स एक्ट, ये फोर्स एक दूसरे पे एक्ट हो रहे हैं। तो द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स इज, क्या होगा टू पार्टिकल्स का, लेट देयर बी टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 and m2 एट ए सेपरेशन r, उनके बीच की दूरी, सेपरेशन उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस r, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन f, कैपिटल F से, एक्टिंग बिटवीन देम, उनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो किस किस चीजों पे, किन बातों पे डिपेंड करता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 and m2 multiply product of their masses and inversely proportional to their distance, उनके बीच की दूरी। their distance is r है तो r का स्क्वायर हो जाएगा। F is inversely proportional to 1/r स्क्वायर। अब इन दो, ये एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, ये दूसरी, दोनों को कंबाइन कीजिए। कंबाइनिंग द टू रिलेशंस, F is directly proportional to m1 m2 upon r स्क्वायर। ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे हम क्या लेंगे, कैपिटल G। ओके, कैपिटल G मीन्स, कैपिटल G ये हमारा इसकी जगह पे आया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम कोई भी, उन्होंने एक साइन यूज किया कैपिटल G। ओके, तो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F इज इक्वल टू, यानी कि फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, फोर्स कितना मिलेगा उन दोनों प्रोडक्ट की, दोनों जो पार्टिकल लिए थे और जिनकी बीच की दूरी r थी, m1 m2 उनका मास था और जिनके बीच की दूरी r थी, तो उनमें रिलेशन क्या था, उसके द्वारा हमने फोर्स आइडेंटिफाई किया। वेयर कैपिटल G इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज नोन एज, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी कि प्रोपोर्शनल की जगह पे हमने इसको यूज किया है। G इज ए कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है और जो प्रोपोर्शनल के स्थान पे यूज किया गया है तो इट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, तो स्थिरांक, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थिरांक, अनुक्रमानुपाती स्थिरांक, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अनुक्रमानुपाती, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अनुक्रमानुपाती स्थिरांक। स्थिर है क्योंकि ये बिल्कुल कांस्टेंट है, तो इसलिए इसको स्थिरांक कहते हैं, अनुक्रमानुपाती स्थिरांक। वे G इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको एक दूसरे नाम से जाना जाता है विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ओके, तो द वैल्यू ऑफ G रिमेन्स सेम, और G की वैल्यू देखिए, आपको हमने पहले किसी एक वीडियो में बताया था कि स्मॉल g की वैल्यू बदलती रहती है, यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी वैल्यू बदलती रहती है। क्यों कि ऊपर जब ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं या जब उससे पृथ्वी तल से नीचे, यानी कि अर्थ से डाउन समुद्र पे जाते हैं, समुद्र में नीचे जाते हैं, तो वहां दोनों जगह पे अलग होती है और पृथ्वी पे अलग होती है। तो G रिमेन्स, बट यहाँ कैपिटल G की बात हो रही है, दोनों जगह पे अलग अलग होती है, G की वैल्यू बदलती है, बट कैपिटल G की वैल्यू जो है वो रिमेन्स सेम एट ऑल प्लेसेस, ये नहीं चेंज होती। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ पार्टिकल। किससे इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र होती है, मतलब इसके ऊपर इन चीजों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो नेचर ऑफ पार्टिकल्स, टेम्परेचर, मीडियम, इन सब बातों से वो बिल्कुल अलग है। वो एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट है, 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11।
तो ये आपको रिमेम्बर करनी है। तो यहाँ G सेम एट ऑल प्लेसेस एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ पार्टिकल, टेम्परेचर, ताप, मीडियम, माध्यम, इन सब से वो अलग है, उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो आपका क्वेश्चन एक हो सकता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट इसको क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट? तो बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ पार्टिकल, टेम्परेचर एंड मीडियम एटसेट्रा, सो इट इज ए universal constant and is known as universal gravitational constant. Universal gravitational constant. तो अब नेक्स्ट हम आते हैं, ये तो हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अभी हमने आपको बात की कि डायरेक्शन जो है m1 जो पार्टिकल है वो m1 पार्टिकल m2 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब उधर की तरफ टुवर्ड्स टू m2 फोर्स लग रहा है, और जबकि m2 जो है वो m2 ये है, तो m2 जो है वो m1 टुवर्ड्स m1 फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो 1 2 की तरफ तो इसीलिए 1 2 लिखा गया। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स 2 1 या मास 2 पे जो लग रहा है तो वो यानी कि m2 से m1 की तरफ लग रहा है। तो अलोंग द सेम लाइन, लेकिन दोनों कहाँ लग रहे हैं, सेम लाइन पे। यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ बना है, तो ये जो बीच की दूरी है r है, और ये इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इधर की तरफ टुवर्ड्स, और ये इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन सेम लाइन में लग रहा है। बोथ दीज फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट डायरेक्शन में अपोजिट है। बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट इज F12 1 to 2, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। हाँ ना, कि एक्शन का, न्यूटन का थर्ड लॉ के अनुसार भी तो एक्शन का रिएक्शन, तो इक्वल फोर्स लगेंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में। दस इट इज एन एक्शन रिएक्शन फोर्स, इट इज ऑल्सो एक्शन रिएक्शन फोर्स दैट इज ए पार्टिकल, दैट इज ए, इसका क्या मतलब है, इट इज एन एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो ए पार्टिकल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अदर पार्टिकल, एक पार्टिकल फोर्स अप्लाई कर रहा है दूसरे पे, और दूसरा पार्टिकल जो है उनके बीच की दूरी जो भी है वो दूसरा वाला पहले वाले पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो पार्टिकल एक्सर्ट, लेकिन दोनों का फोर्स इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इट इज माइनस, निगेटिव में। तो particle exert a force on other particle equal and opposite to the force that the second particle exert on the first particle, यानी कि फर्स्ट सेकंड पर और सेकंड फर्स्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। और इस तरह से हम फोर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। F इजिकल टू G, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के रिलेशन से, और इट इज यूनिवर्सल, ये नियम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है जो न्यूटन ने दिया है। अब इसकी नेक्स्ट यूनिट एंड वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।